सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण की 8 सीटों का मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चक्रव्यूह का ये पहला द्वार है जिसमें 8 सीटें हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से 5 और रुहेलखंड के इलाके से 3 सीटें और उत्तराखंड की 5 सीटें। इन पर महामुकाबला होने जा रहा है। ये 8 और 5 सीटों पर जो ये मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प है और ये 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष से करारी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। विशेष तौर पर देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की इन 8 सीटों पर मुकाबला बहुत ही शानदार है और कई जगह तो त्रिकोणीय मुकाबले भी फंसे हैं। आज चर्चा करेंगे कि इन 8 सीटों पर और उत्तराखंड की 5 सीटों पर क्या माहौल है और कल जब मतदान होगा तो जनता के मन में क्या चल रहा है, इस बारे में खुली चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, 8 सीटों पर मतदान को बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के इन 8 सीटों का मतदाता ये तय करने जा रहा है कि उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार चाहिए या फिर इन इलाकों से वो विपक्ष को चुनाव जिताने वाला है। क्या होने वाला है इस चुनाव में? बहनों भाइयों, ये 2024 का चुनाव मैं पहले से कहता आया हूं और फिर दोहरा रहा हूं आपके समक्ष। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये एक असामान्य, असाधारण और अद्भुत चुनाव है। इस चुनाव से कई राजनीतिक दल सत्ता के लिए हमेशा बहुत मजबूत हो जाएंगे, सीमेंटेड हो जाएंगे और जो हारे उनके लिए खड़े रहने का भी ठिकाना नहीं होगा। ये उन दलों की बर्बादी की भी बुनियाद रखेगा। ये चुनाव, जिन 8 सीटों पर चुनाव है वो बड़ी दिलचस्प है। मैप उठाइए, जैसा मैंने कल कहा था, सहारनपुर से शुरू करिए और आ जाइए रामपुर तक। और अगर आप उत्तराखंड चलेंगे तो वहाँ देहरादून से लेके हरिद्वार, कोटद्वार होते हुए रुद्रप्रयाग तक कंप्लीट मैप आपके सामने है जहाँ ये चुनाव होने जा रहा है। तो पहले बात करते हैं कि सहारनपुर में क्या हो रहा है। बहनों भाइयों, सहारनपुर में मुकाबला त्रिकोणीय है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार वहाँ हार गई थी, बीएसपी जीती थी गठबंधन से, और इस बार भी इमरान मसूद हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन बसपा वाले माजिद अली ने भी वहां बड़ा माहौल बना रखा है। तो मुकाबला सहारनपुर का त्रिकोणीय है। चलिए बिजनौर, वहां लड़ाई आमने सामने की फंसी हुई है और वहां बीएसपी भी जाट वोटों को काट रही है। लेकिन वहां मुकाबला चंदन चौहान और दीपक सैनी के बीच है। और बहनों भाइयों, इस बार प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कौन लड़ रहा है? विपक्ष भी नहीं लड़ रहा है, सत्ता पक्ष रैलियां कर रही है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार चुनाव ऐसा झांतियों में उलझा है कि बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित इस बार फेल होंगे। और इस बार जनता डिसाइसिव मूड में है, वो निर्णय करके बैठी है। उस पर किसी रैली का फर्क, रोड शो का फर्क बहुत 2-4% में पड़े तो पड़े, बाकी जनता ने मन बना के रखा है कि उसे वोट किसे देना है। मुजफ्फरनगर, बहनों भाइयों, जाट बनाम जाट मामला फंस गया है और ठाकुरों का एंगल तीसरा हो गया है इसमें। मुजफ्फरनगर अगर संजीव बलियान जीतते हैं तो बाकी जातियों की राजनीति वहाँ पर बहुत पीछे छूट जाएगी। और अगर मिलकर ठाकुर समाज और बाकी लोग अगर संजीव बलियान को हरा लेते हैं, मलिक खाप मिल के हरा लेती है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके लिए होगा। फिर हमेशा के लिए उनके पांव भी वहाँ जमेंगे। नगीना, त्रिकोणीय मुकाबला, चंद्रशेखर बहुत दिलचस्प चुनाव लड़ रहे हैं। आप चलिए कैराना में प्रदीप चौधरी को इकरा हसन बड़ी करारी टक्कर दे रही हैं।
गुर्जर कम्युनिटी से हैं और वहाँ इस टाइप का मामला नहीं हिंदू मुसलमान, वहाँ मुस्लिम गुर्जर भी हैं, हिंदू गुर्जर भी हैं। प्रदीप चौधरी वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। इकरा हसन भी आई है मैदान में। चुनाव वहाँ का बहुत ही फंसा हुआ चुनाव, कोई एक तरफा बात नहीं बोल सकता। अब आप आ जाइए इधर बुंदेलखंड, इस साइड से आ जाइए, रोहिलखंड में पीलीभीत। पीलीभीत में वरुण गांधी के हटने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी की मुश्किलें होंगी, लेकिन बीजेपी वहां अच्छी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को और मुकाबला वहां भी दिलचस्प है। बीएसपी ने वहां मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखा है, तो मामला किसी के लिए उतना सहज और आसान नहीं है। वहां भी मामला फंसा है, लेकिन वहां मुख्य चुनाव भगवत शरण गंगवार और जितेंद्र प्रसाद के बीच ही फंसा हुआ है। बहनों भाइयों, ये जो चुनाव हैं इस इलाके के, बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। मुरादाबाद जो इनकी अपनी सीट थी समाजवादी पार्टी की, गुटबाजी की वजह से इस बार समाजवादी पार्टी को वहाँ खेमेबंदी हो गई है। इस खेमेबंदी का लाभ हो सकता है बीजेपी को मिल जाए। बीएसपी ने वहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, समर्थन उनको भी मिल रहा है। लेकिन मुरादाबाद में इक्वली फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। और बहनों भाइयों, सबसे जो चर्चा में सीट रहा करती थी, इस बार वो चर्चा से गायब है। कौन सी सीट? रामपुर, आजम खां। बिना आजम खां के ये शायद पहला चुनाव है जिसमें आजम खां नहीं है। जेल के बाहर भी नहीं है, जेल के अंदर से भी एक्टिव नहीं है। इस बार रामपुर को आजम खां ने लावारिस छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी ने वहाँ कोई बड़ी कैंपेन भी नहीं की। अब ये तय रामपुर के लोगों को करना है कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं या फिर आजम खां के साथ हैं, या फिर रामपुर अब अपने निर्णय की तरफ बढ़ चुका है, बीजेपी ही उनकी पसंद है। इस बार रामपुर का एसिड टेस्ट होने जा रहा है बहनों भाइयों। ये लबो-लुआब है। और भी सीटों पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ये एक मोटी मोटी तस्वीर है। बीजेपी 2019 में इन 8 में से केवल 3 सीटें जीत पाई थी, 5 यहां अपोजिशन के पास थी। इस बार मामला सबके लिए फंसा हुआ, कंफर्टेबल कोई नहीं है। और कई जगह तो बीएसपी ने बड़ा कांड कर रखा है, या तो त्रिकोणी इनको डेंट पड़ रहा है या उनको डेंट पड़ रहा है, इक्वली डेंट पड़ रहा है। बीएसपी अपने रिवाइवल प्लान पे लग रहा है काम कर रही है। कल जब ईवीएम की बटन दबेगी, पता चलेगा इन 8 सीटों पर किसकी ताकत क्या है। कुछ बयान, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कल होने वाले मतदान में उत्तर प्रदेश की 8 में से 8 सीटों पर कमल ही कमल खिलने वाला। यहाँ पर जो गठबंधन के होने के बाद जो पहली रैली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं रहे, जो सबसे बड़े जाट नेता थे वो उससे नदारद थे। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो प्रभाव है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव पे अवश्य पड़े। भारत का नौजवान, किसान, मजदूर और वो इंडिया गठबंधन के समावेशी संवैधानिक विचारधारा के साथ है और कल उसी की जीत होने जा रही है। पहले चरण के चुनाव में ही उत्तर प्रदेश में सभी सीटें समाजवादी पार्टी और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रोहित जाखड़ राष्ट्रीय लोकदल से हैं, डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, सुशील दुबे जी जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एसएन सिंह जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब जब इन 8 सीटों पर अब कल मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन इस इलाके में चुनाव में लड़ रहा है। इस बार आपको बड़ी करारी टक्कर उधर मिलती दिख रही है, ऐसा क्या हो गया? आप तो एक तरफा बता रहे थे। नहीं, देखिए, चुनाव जो है वो 4 स्तंभों पर लड़ा जाता है, नेता, नीति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम। और चारों स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का नेता वो विश्वसनीय नेता, वो भारत नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। नीति देखिए, नीति स्पष्ट कर दी गई है कि हम विकसित भारत संकल्प की नीति को लेकर जा रहे हैं। कार्यकर्ता देख लीजिए, देश नहीं दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम देख लीजिए। अभी कई लोग जो है फर्स्ट पेज का चुनाव होना है
और वो कार्यक्रम ही नहीं बना पा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और बहुत सारे लोगों ने कार्यक्रम कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि अब देखा जाएगा कि भरोसा और सरकार की तुलना, भाई भरोसा किस पर जनता दिखा रही है और सरकारों से तुलना किसके साथ किया जा रहा है। अब भरोसे की बात आई है, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकास की बात कही गई थी। आज मेरठ से लेकर और दिल्ली तक 12 लेन का एक एक्सप्रेसवे बन गया। रैपिड रेल का कार्य लगभग 92-98% पूर्ण हो गया। वहां खेल विश्वविद्यालय बन गए और विकास के बहुत सारे आयामों को पूरा करके भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। और मोदी जी की गारंटी है कि विकसित भारत संकल्प की जो बात चल रही है वो उत्तर प्रदेश जब विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। आप देख लीजिए। मेरा एक सवाल है आपसे, आप 3 मिनट लगातार अभी बात बोलते रहे, लेकिन एक बार भी आपने अपने गठबंधन दल के सहयोगी जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, हैंडपंप एक बार भी नाम नहीं लिया, जबकि इस इलाके में आप मजबूर हुए थे कि उनसे हाथ मिलाएं, बिना उनके आपका पार नहीं लग रहा था। लेकिन आपने 3 मिनट में एक बार भी उनका जिक्र नहीं किया। ऐसी क्या भूल हो गई उनसे? नहीं, ये तो आप अगर आप जो है मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत ऐसी चीज करेंगे तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कोई डिबेट में लड़ाई अच्छा, मतलब कि मैं आरएलडी के महत्व पूछ लूं तो मैं मनोरंजन कर रहा हूँ? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, ठीक बात है, आप बोलो। मैं कह रहा हूँ बार बार, 100 बार, 1000 बार हमारे जितने सहयोगी हैं सर आंखों पर बैठाकर, और आप देखे होंगे 2014 और 2019 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तभी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मिश्रा जी अपने सहयोगियों को पूर्ण सम्मान देने का कार्य करती है, अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का कार्य करती है, अपने सहयोगियों के साथ मंच शेयर करती है, अपने सहयोगियों के साथ घोषणा पत्र बनाती है और अपने सहयोगियों के साथ ही कार्यक्रमों को अंजाम देती है। हम 100 बार आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी कहते हैं कि आदरणीय मिश्रा जी, अगर ये इस कार्यक्रम को और भी आप आगे बढ़ाएंगे तो 100 बार सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे एसएन सिंह कह रहे हैं कि सहयोगियों का साथ लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। आपने मनोरंजन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? ये मुझे प्लीज, ये शब्द थोड़ा मुझे लगता है कि ये आपने ये गंभीर टिप्पणी नहीं है, ये आरएलडी से ऑफेंड फील कर सकती है। नहीं, वो आप पे था। सुनिए, आप कई बार क्या करते हैं कि कई चीजों को अच्छे तरीके से डिबेट को आगे बढ़ाना होता है तो हेल्दी माहौल के लिए आप ऐसा करते हैं। इसलिए मैंने कहा, आपने भी चुनाव पे चर्चा किया, सहयोगी पे नहीं किया, लेकिन सहयोगियों पे और चुनाव पे दोनों पे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर सहयोगियों का साथ लेकर जनता के आशीर्वाद से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लोगों का साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी अगर काशी का भी विकास कर रही है तो मथुरा का भी विकास कर रही है। तो मैं ऐसा करता हूं कि डायरेक्ट इनको रोहित जाखड़ को ही आमंत्रित कर लेता हूं, स्क्रीन पे लाया जाए। जाखड़ साहब, स्वागत आपका। वैसे आपने स्वयं सुन लिया होगा इन्होंने क्या कहा, मैं उस सवाल को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कल वहां पर मतदान होने जा रहा है, क्या माहौल आपको लगा? इस बार आप बीजेपी के गठबंधन के साथ प्रचार कैंपेन में लगे हुए थे, 2022 अभी ज़्यादा वक्त नहीं बीता, आप दूसरे अलायंस के साथ वहाँ मौके पर प्रचार कर रहे थे। इस बार आपको क्या परिवर्तन देखने को महसूस किया जब आप नए पार्टनर के साथ जनता के बीच गए? ब्रजेश भाई, आपको और सभी पैनलिस्टों को मेरा राम राम। और श्याम नारायण सिंह जी ने जो शब्दों का चयन किया वो उस तरीके से नहीं करना चाहिए था। हो सकता है शब्द उन्हें प्रीफिक्स और एफिक्स में फंस गए होंगे वो। बहरहाल, हम पिछले 10-12 वर्षों से विपक्ष में संघर्ष कर रहे थे, जिसमें सभी मुद्दे, किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगारों के, कोई मुद्दा हमने जमीन पे छोड़ा नहीं। लेकिन अंततः निवारण ना होता देख जनता की जनभावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय जयंत चौधरी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने यह गठबंधन किया। और इस गठबंधन में आने के बाद निश्चित ही राष्ट्रीय लोकदल और उस पार्टी, हमारे नेता और कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और पहले से बेहतर परिणाम आपको इन सभी लोकसभाओं में के बीच आपको किस तरह का रिस्पांस मिला? मिला जुला मिला, या लोग उतने ज्यादा उत्साहित आपको नहीं दिखे, या फिर आप कंफर्टेबल हैं बीजेपी के साथ और आपको बेहतर लगा पहले से? ब्रजेश भाई, परिणाम आपको स्वतः इन सब बातों का जवाब देंगे।
लेकिन एक आम धारणा जो इस बार वोटर में है, वोटर स्टेबल सरकार के लिए और विभिन्न मुद्दों के समस्याओं के निवारण के लिए वोट करेगा। और निश्चित ही हम जब सत्ता के साथ आए हैं तो किसान के समस्त मुद्दों के, युवाओं के समस्त मुद्दों सर के एक चीज निवारण के क्लैरिटी लिए दीजिए, आप प्रयासरत बीजेपी के रहेंगे। साथ आए हैं या आप सत्ता के साथ आए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब राज भारतीय जनता पार्टी का है तो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी। और केंद्र में चुनाव चल रहे हैं, 4 जून में निश्चित तय हो जाएगा देश की जनता किसके पक्ष में परिणाम देगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मिलके उत्तर प्रदेश में पहले से बेहतर परिणाम देंगे। सर आपके लिए बेहतर तो हो सकता है, आपको तो गिफ्ट में 2 सीटें मिली हुई हैं, आप उन पर लड़ ही रहे हैं। ब्रजेश भाई, गिफ्ट में कोई चीज किसी को नहीं मिलती। आप इस गंभीर व्यक्ति हैं, हमने संघर्ष में कोई कमी नहीं करी जमीन पे। हम हर मुद्दे पे हमसे ज्यादा संघर्ष किसी भी विपक्षी दल ने किया हो तो आप मुझे बता दें उत्तर प्रदेश। नहीं, मैं खुद पहले डिबेट में सराहना कर चुका हूं कि इस बार सरप्राइजिंगली जयंत चौधरी गजब मेहनत कर रहे हैं, बहुत कैंपेन कर रहे हैं। नहीं, इस बार भी कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं। शायद तब हम लोग इतना देख नहीं पाए रहे होंगे। लेकिन आपने कहा गिफ्ट वाली बात नहीं, ये मैं बागपत के परिप्रेक्ष्य में कहा हूं। बागपत के परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं। बागपत 87 सालों से चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का लगभग 77 साल प्रतिनिधित्व रहा। पिछले 10 वर्षों से हम 2 चुनाव वहां हारे, लेकिन हमारी मौजूदगी दरकिनार नहीं कर पाया कोई। आज पुनः हमारे लोग गठबंधन के साथियों के साथ बागपत नहीं, मैंने इसलिए कहा कि देखिए पिताजी को भी उनके हराया, जयंत जी को भी हराया, तो सतपाल सिंह में कुछ तो बात रही होगी ना बीजेपी में। ब्रजेश भाई, इस देश के इतिहास में शायद यही कारण है कि मेरे काबिल दोस्त एसएन सिंह मनोरंजन शब्द का इस्तेमाल आपके लिए कर पाए होंगे। देखिए, एसएन सिंह, मैं एसएन सिंह की तरफ से बोल रहा हूं, अभी मैं उनके साथ हूं। ब्रजेश भाई, इस शब्द का खंडन करता हूं, शब्द का चयन उचित नहीं है। लेकिन एसएन सिंह जी प्लीज वेट सर, हम लोग बारी बारी डिबेट करेंगे और मैं आपको तसल्ली देता हूं, पूरा समय दूंगा। मैं आपको जी बता रोहित जी रहा आप हूं कि कंप्लीट करें। बागपत के परिप्रेक्ष्य जी, जो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने फैसला लिया, अपनी देश में अपनी पैतृक सीट को किसी सामान्य कार्यकर्ता को देना, अगर ऐसा फैसला किसी और नेता ने अब तक लिया हो तो आप एक नेता देश में बताएं। सर बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे डिबेट के अगले चरण में बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। आपके अभी अभी जिनसे दोस्ती टूटी है उस पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैसा चल रहा है दीपक रंजन जी चुनाव वहां पर? तो आपके यहाँ तो मुरादाबाद और रामपुर में अंतिम वक्त तक भी आप गुटबाजी नहीं रोक पाए, जो आपकी अपनी खुद की सीट थी, कारण? देखिए ब्रजेश जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और आपने चूंकि हसन कल अखिलेश जी के मंच पर मुझे दिखे नहीं, और रामपुर आपकी पार्टी से कोई स्टार प्रचारक नहीं गया। वरुण गांधी जी भी नहीं दिखे थे पीलीभीत में, उनका तो टिकट कटा है सर। नहीं तो टिकट तो इनका भी वरुण गांधी से अपने नेताओं की तुलना अपने टॉप लीडर की कर रहे हैं। अगर सांसद की बात हो रही है तो सांसद उनके जीते हुए चुने हुए सांसद, जनता के द्वारा चुने हुए सांसद थे उनका। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मन से कहा कि मैंने टिकट इनका नहीं काटा था। बाद में आपने देखा होगा, आपके चैनल में भी चलाया, जो पत्र यहां से गया था वो 3:02 पे पहुंचा, जिसको एसटी हसन साहब ने भी क्लियर किया। मैं ये कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि आपने अपनी ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट जो है आपने वहां पर कराई होगी, पश्चिम से लेकर के मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में। आज जिस तरीके से वोटरों में उदासीनता है, आपने देखा होगा कि वोटरों में कहीं ऐसा आप कह रहे हो कि वोटर उदासीन है? उदासीन इसलिए जब आप चुनाव वहां लड़ रहे हो, हम तो लड़ रहे हैं। अंडर करंट जो है, अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और अंडर करंट अलग होता है। देखिए मैं आपको उदासीन और अंडर करंट दो अलग-अलग शब्द हैं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं विजय जी इस चीज को, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के काम से अगर जनता, हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता का संतुष्ट होती तो आज चट्टी चौराहे और गली कूचे में जाकर के चिल्ला रही होती और भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद कर रही होती। लेकिन मैं उस समाज के बारे में नहीं कहना चाहता कि जिस समाज
कई ऐसे समाज है पश्चिम में, आपने देखा हो किस तरीके से मुखर होकर के वो मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हैं उनसे बैर नहीं, और प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं तेरी खैर नहीं। और जो पंचायतें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि देखिए धन शक्ति जरूर इनके साथ है, यही लेकिन बात तो वहां भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी से बैर नहीं और रुचि वीरा की खैर नहीं। नहीं ऐसा देखिए नहीं, आप देखिएगा 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें निश्चित आजम खान से मोह नहीं और साइकिल से प्यार नहीं। देखिए आजम खान ये रामपुर में नारा चल रहा है। आजम खान साहब को आताताई सरकार ने, तानाशाही सरकार ने किस तरीके से जो है जेल में कर रखा, हमको इस बात का दुख है। आज आजम खान साहब के आप मुझे एक चिट्ठी दिखाओ कि यह है आजम खान की चिट्ठी, जेल से चिट्ठी तक नहीं लिखी उन्होंने। नहीं देखिए हर बार तो लिखते थे, उनको जो देखिए इस बार तो कुछ नहीं लिखा। जो मैसेज पास ऑन करना था उन्होंने मैसेज पास ऑन कर दिया, अपने लोगों को बुला करके कह दिया है। और ऐसा नहीं कि वहां पे कहीं पर जो है वो कहीं विरोध कर रहे हो, या रामपुर में जो हमारे कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के बड़े बुद्धिजीवी कैंडिडेट हैं वहां पे, और वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आदरणीय श्रद्धेय जी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जिन्होंने जो है नमाज अदा कराई, तो इनका पार्लियामेंट में उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहां से खोज के निकाले अचानक से? बिल्कुल सही चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूं बड़े। और उनके और मेरी बात एक चीज आ जान दीजिए, ये लोग आज धन शक्ति के बल पर इतनी बातें बोल रहे हैं। देखिए इनके साथ धन शक्ति होगी, मेरे साथ जन शक्ति है। और ये सही कि 2014 में जब इनकी सरकार आई थी उस टाइम इनके साथ जनशक्ति थी, लेकिन फिर वो जनशक्ति के साथ साथ जब अभी तो आरएलडी और उन्होंने हाथ मिला लिया, आपके दोस्त हैं। ये कैसा हाथ मिलाना है कि सहारनपुर से वो नदारत हैं, और अभी आप नहीं दिखा, आपके उसमें चला है एक्स पर कि किस तरीके से सहारनपुर में आरएलडी के लोग जो है वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे थे और बीजेपी के लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके मारा। तो गलत काम करेगा तो ये कौन सा धन्यवाद। मैं ये कौन सा गठबंधन है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है मेरे साथ मौजूद है। अंशु, स्वागत आपका। कैसा चल रहा है सहारनपुर में चुनाव? आप तो एक ही सीट में हैं इस चुनाव में। बहुत अच्छा चल रहा है। क्या रिस्पांस मिला आपको? आपको लगता है प्रियंका गांधी एक रोड शो कर देंगी और आप जीत जाएंगे, ऐसा? नहीं, पूरा गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और मजबूती से लड़ रहा है। और आपने खुद ओपनिंग रिमार्क में कहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। तो जब जनता लड़ती है तो फिर ये आपस में कोई 19 या 20 बात ये सब चलता नहीं। जनता भाजपा के खिलाफ है और बहुत बुरी तरीके से खिलाफ है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आपकी डिबेट में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने आरएलडी का इतना अपमान किया। मतलब जब आपने जयंत चौधरी की बात की तो वो कह रहे हैं कि मनोरंजन कराने के लिए आप, मतलब जयंत चौधरी जी मनोरंजन का केंद्र है। अरे आप और आरएलडी एक मेरी बात हो जाए, पहला राउंड है सर, मनोरंजन पहला राउंड है सर, प्लीज वेट, प्लीज वेट, मनोरंजन होने प्लीज दो। वेट। एसएन सिंह जी प्लीज वेट। के बाद ब्रजेश जी, एक सेकंड, एसएन सिंह जी पहला राउंड है, आप कृपया थोड़ा संयम रखें सर। मैं पूरा समय दूंगा, पहला राउंड है, आउट ऑफ टर्न दूंगा आपको समय, आउट ऑफ टर्न दूंगा। कुछ भी स्वतंत्रता नहीं। आप रुक जाए सर, ऐसा नहीं कि बीच में। अरे माफी मांगो आप यार, आप बोले जा रहे हैं। नो आप भी मत, शांत हो जाओ, आप शांत हो। धन्यवाद, शांत कराइए। धन्यवाद एसएन सिंह जी। नो प्लीज। ब्रिजेश मिश्रा जी को अगर लगता है एक वरिष्ठ पत्रकार है और वो कुछ भी कहेंगे तो हम कुछ भी। अरे सर इनकी बात तो सुन लो, आप इनकी बात ही नहीं सुनना चाहते हो। आप सुन तो लो, नहीं सुनो तो सही, एक तरफा मत बोलो सर ना, प्लीज आप रुको। सहयोगियों को गिफ्ट कर दीजिए, सहयोगियों को हंसी मजाक करा दीजिए और लोगों को बैठाकर। अरे मनोरंजन आपने बोला है, एक मनोरंजन तो आपने बोला ना, आपने तो कुछ नहीं कहा। आपको समय दूंगा, एक सेकंड। कांग्रेस के लोग आप भाई ये टप्पर टप्पर में आप उनकी आवाज आप शांत हो जाइए। अंशु को है, केवल अंशु की आवाज बोलिए। देखिए आप रुकिए सर, धैर्य रखिए, मैं समय दूंगा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जयंत चौधरी को उन्होंने, जैसे आपने नाम लिया तो कहा मनोरंजन के लिए आप नाम, मतलब जयंत चौधरी मनोरंजन है। आपके पास अपना कहने को कुछ है ना, आप जयंत चौधरी की आड़ में छिप रहे हो। ब्रजेश जी मैं क्या कहूंगा ये तो मैं तय करूंगा ना, आपका सवाल मुझे कहने तो दीजिए। और आरएलडी के प्रवक्ता ने एक बार भी उस पर आपत्ति नहीं जताई। की आपत्ति कर दी आपको, ये क्यों इतना दर्द हो रहा है? पता चलता है नहीं, इससे और वो पार्टी जो जयंत चौधरी को राज्यसभा में बोलने नहीं दी, इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ क्या बर्ताव करती है। मनोरंजन डिबेट में बोला, अपने मुद्दा है कुछ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। किसानों के साथ क्या बर्ताव करती है। 1.5 साल किसान धरने पर बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। आज जानते ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आरएलडी जानी जाती थी किसानों के मुद्दे पर। आरएलडी के प्रवक्ता ने स्वयं इस बात को कहा कि हम सत्ता के साथ आ गए, मुद्दे हमारे लिए शून्य हो गए,
किसान हमारे लिए शून्य हो गया, 700 किसानों की जान ये गई। शून्य वर्ड आपका, उनका नहीं है। नहीं, उन्होंने यही कहा, सत्ता के साथ आए ये बोला, लेकिन सत्ता के साथ नहीं। आने का मतलब यही है ना कि किसानों का मुद्दा क्या है, एमएसपी की गारंटी की, कानून की बात आरएलडी की प्रवक्ता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका समय हो गया। पार्टी का जो न्याय खान जी को लाया जाए स्क्रीन हम पे। उस पर जा रहे हैं। धन्यवाद। जनता इन दूसरे राउंड में आपको समय देंगे। पूरी तरीके से इंडिया एमएच खान जी को स्क्रीन पे लिया जाए। एमएच खान जी, 8 सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है। पश्चिम की 5, रुहेलखंड की 3। पिछली बार 3 बीजेपी पे थी, 5 अपोजिशन पे थी। इस बार अब प्रचार समाप्त हो गया है। आप बताओ क्या माहौल है? नहीं, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय लड़ाई है हर सीट पे या कुछ एक सीटों पर मान ले जाएगा कौन। नहीं, सब पर है, सब पर है। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे प्रधानमंत्री के भाषण सुन लीजिए, जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो कहते हैं कि इतने इतने ओबीसी को बनाया, इतने फला को बनाया, इतने फला को बनाया। तो जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी होती है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी का वोट जो है 6 से 7% है। अगर मुसलमान ना खड़ा हुआ होता तो ये 10 सीट नहीं पा सकते थे। अगर आप एसटी हसन का टिकट काट के अगर बहुजन समाज पार्टी किसी मुसलमान को हक दे रही है तो वहां समाजवादी पार्टी कहां खड़ी हो सकती है? कौन सा फार्मूला आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान केवल मुसलमान को वोट देगा? मैं कह रहा हूं, मुसलमान का हक छीन करके अगर आप किसी को देंगे तो मुसलमान के साथ चला जाएगा। यादव का सीट छीन कर किसी को देंगे तो यादव भाजपा में चला जाएगा। ये हो रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वरना जाति समीकरण के हिसाब से क्यों टिकट बंटता? टिकट तो बंट रहा है सब जगह जाति समीकरण के हिसाब से। जाट को टिकट दिया जा रहा है, मुसलमान को टिकट दिया जा रहा है, यादव को टिकट तो इसमें क्या कमी है भाई? जो जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है। आपको मिर्ची क्यों लग रही खान साहब? ये तो जातियां वो तो लड़ेंगी चुनाव। नहीं, हमें आपको क्या एतराज है कि जाट लड़ रहा है? हम तो यही कह रहे हैं। आपको क्या एतराज है कि गुजर लड़ रहा है? नहीं, आपको क्या एतराज है कि मुसलमान लड़ रहा है? हमें क्या एतराज है? नहीं, हमें एतराज है, हमें एतराज है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आप पर लांछन लगा दिया। अरे कोई नहीं, हमारे दोस्त हैं, कोई लांछन की बात नहीं, आप अपनी बात कहें सर। नहीं, ये ऑन-एयर है सर, ये ऑन-एयर है। आप जैसे ईमानदार पत्रकार को कोई कुछ कहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, ईमानदार पत्रकार। अच्छा, तो ये बताओ, सबके हक की बात करिए। ये बोला कौन था? वही तो बोले थे ना, मैंने तो बस उनकी बात हाईलाइट कर दी। नहीं, वो तो आपको कह दिया उन्होंने। अरे सर, मेरी चिंता छोड़ें सर, ये बताएं कि चुनाव में जनता के बीच का क्या माहौल है? पब्लिक के बीच आइए सर, करूंगा मैं, पब्लिक के बीच। मैं नहीं छोड़ूंगा। आप अच्छी चीज की चिंता मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? अरे धन्यवाद खान साहब, लेकिन अब थोड़ा जनता की भी बात हो जाए। आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं कह रहा हूं आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। अब जनता वाली बात बताइए कि अगर, हाँ, आप बताइए जनता की बात बताइए। पब्लिक क्या चाहती है इस इलाके की? पीलीभीत में देखिए, महंगाई इतने चरम सीमा पर है कि जनता उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान की परेशान है। नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। आप कहीं जाइए तो हर चीज में बढ़ोतरी मिल रही है। आप कहीं जाइए नौकरी बेकार हो गई है। नौसेना में जाइए तो वहां नौकरी नहीं है, सेना में जाइए वहां नौकरी नहीं है। तो कहां से नौकरी देंगे? ये 2 करोड़ नौकरी का वादा करके भूल गए। अब जनता थोड़ा बहुत इधर उधर हिल रही है, डुल रही है। क्या बताएंगे तुमको? हम तुम्हारे लच्छेदार भाषण से हम नहीं मानेंगे। तो आपके मुताबिक कई जगह ट्रायंगुलर फाइट है और कई जगह आमने सामने की है। नहीं सर, ये इससे इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूं। हर जगह ट्रायंगुलर है, पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर फाइट है। ऑलराइट, हर जगह है। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को लोगों को आप सम्मिलित करूंगा। मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन 8 सीटों पर किस तरह का चुनाव चल रहा है। दुबे जी, किस तरह के मुद्दे हैं, और आप जब अपने समकक्षीय लोगों से बात करते हैं उस इलाके के, वो किस तरह की आपको प्रतिक्रिया देते हैं? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, तो थोड़ा सा भूमिका एक आधे मिनट की बता दूं। आपका धीर गंभीर चैनल, देश का धीर गंभीर चैनल, ना बिग बॉस का शो है और ना ही कपिल शर्मा का मनोरंजन कॉमेडी शो है। आपने ही अभी कहा
अपने शुरुआती वक्तव्य में कि 1-to-1 फाइट है, कड़ी टक्कर है। ये आपके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। इससे पहले क्या होता था, एक तरफा आप भी कहते थे, हम भी जानते थे, देश भी जानता था। कहाँ है आज की तारीख में वो जय श्री राम, हर घर मोदी, हर हर मोदी? कहाँ है तिलक तराजू, वो तिलक वाला लाल? माहौल में कितना फर्क आया है, कितना फर्क आया है। और मैं आपके राष्ट्रीय चैनल पर, एक बड़े चैनल पर ये बोलना चाहता हूँ जी कि देश के आदरणीय CJI और देश की सुप्रीम कोर्ट को 4 जून से पहले जो वोटिंग होगी, वो गिनती होगी, उससे पहले ये हीरो बन के निकलेंगे, प्रेरणा बन के निकलेंगे आदरणीय चंद्रचूड़ जी। और दूसरा, इस चुनाव का एक बहुत बड़ा कारण भी होगा, ED और CBI। बड़ी प्रणाम करता हूं इन दोनों संस्थाओं से। मेरे ख्याल से 50-60 साल से ऊपर है ही हैं। मैंने अपनी 64 साल की उम्र में ये नहीं देखा कि जैसे हाकर नहीं वो फेंकता है वो दरवाजे पे, या जो सर मैं इस इलाके के आपसे मुद्दे पूछा, मैं अभी आ गया, मैं वही आ गया। थोड़ा इस इलाके के लोकल इश्यूज पर बताइए। बिल्कुल वहीं आ गया ब्रजेश जी। मुझे भी तो अपने, जैसे हमारे बीजेपी वाले हीरो बन गए, तो हम भी तो हीरो बनना चाहते हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे सम्मान मिलता है, सम्मान ऐसे ही आजकल सम्मान चल रहा है, सम्मान चल रहा है। तो जनता भी तो देख रही है सम्मान, तो वो भी तो वोट में सम्मान करेगी। कोई भी आज व्यक्ति, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता ये नहीं कह पा रहा है कि बीजेपी, जब आप बताओ ब्रजेश जी, जब गांधी जी के गारंटी पर, नेहरू जी की गारंटी पर, अंबेडकर जी की गारंटी पर बड़ी मुश्किल से ले आए थे 400, ये तो मोदी की गारंटी है। 410 तो कम से कम सीटें आनी चाहिए। लेकिन तथ्य पर आप गौर करें कि तथ्य ये है, सहारनपुर इस इलाके की 8 जो सीटें पिछली बार थी, उसमें भी लहर के बावजूद बीजेपी सिर्फ 3 ही जीत पाई थी। बिल्कुल, मैं अब आपकी बात पे आ रहा हूं। सब बातों के बाद देखिए, ये बिल्कुल आप ये मान चलिए, ये जब 1-to-1 चुनाव होता है, मैं आपको 2 बातें बिल्कुल क्लियर बोल दूं हाथ जोड़ के। जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, इस चुनाव से बीजेपी गायब है एकदम। चाहे ओवैसी हो, चाहे MD, PMD कौन सी थी वो, उसकी वाली जो रामायण के लिए बहुत बोलता था, इस टाइप की सब पार्टियां गायब हैं। मायावती जी भी बी टीम के रूप में सामने आ चुकी है, परसेप्शन बन गया। हो सकता है कि वो 50 सीटें जीत जाए, 20 सीटें जीत जाए, लेकिन 1-to-1 चुनाव है। ये चुनाव मोदी गारंटी का चुनाव है, बीजेपी का नहीं है। मोदी की गारंटी का बीजेपी वाला चुनाव है। मोदी की गारंटी बनाम विपक्ष और ये जबरदस्त बोल रहा है। और दूसरी बात, एक बात दिमाग में बैठ चुकी है ब्रजेश जी, मीडिया मास्टर, 3 बातें बहुत बोल रही इस समय, मैं पत्रकार के रूप में और पैनलिस्ट के रूप में बोल रहा हूं। एक, देश कहीं तानाशाही की तरफ न चला जाए। दूसरा, बेरोजगारी। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, तीसरा, जो महंगाई आदमी, ये बातें चुनाव को तय कर रही है। ये चुनाव जो आपने कहा, फिर से खत्म कर रहा हूं, जो आपने कहा, ये चुनाव जनता लड़ रही है। ओके, बीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पर। बीरेन जी, स्वागत आपका। इन 8 सीटों पर क्या आपके पास लेटेस्ट फीडबैक मौजूद हैं? अलायंस कैसा काम कर रहा है, दोनों तरफ का, NDA का और इंडिया अलायंस का? और BSP की परफॉर्मेंस किस तरह की आपको जनता के बीच दिखाई दे रही? देखिए, देश के भविष्य को तय करने वाले चुनाव का कल पहला मतदान है। 7 बजे सवेरे से लेकर 6 बजे तक मतदान होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,44,00,000 लोग कल मतदान करेंगे, उनका वोट है। 8 सीटों पर 80 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव में 50-50 मामला था भाजपा और विपक्ष के बीच, लेकिन जयंत चौधरी के आने के बाद अब इस चुनाव को बीजेपी कितने सीटों तक ले जाएगी, 8 में से वो 5, 6, 7 कितना जीतने की इच्छा रखती है, कितनी उसकी कोशिश है, ये पता चलेगा। लेकिन इस मामले में जयंत चौधरी की सिर्फ 1 सीट है इस चरण में। 1 सीट पे उनके पुराने दोस्त थे, अब अपनी पार्टी लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद नगीना से। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी वहां जाकर काफी ललकारा उनको, लेकिन भाजपा ने तटस्थ भाव से चंद्रशेखर आजाद को भी और आकाश आनंद दोनों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी चुनाव में। और एक तरह से ये मैसेज आया कि बीजेपी दलित नेताओं को
सुरक्षा भी देती है और दलित वोटों का सम्मान भी करती है और उसको चाहती भी है। और यही वजह रही कि इन दो नेताओं को सुरक्षा देकर बाकी जगहों पर दलितों में मैसेज दिया गया कि उनका वोट हम चाहते हैं। ब्रजेश जी, ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद का भविष्य भी तय करेगा, जयंत चौधरी की ताकत को भी बताएगा और आकाश आनंद की भी परीक्षा लेगा, जो एक बहुत बड़े दल में सीधे पैराशूट से उतर कर आए हैं। तो उनके ये जो प्रायोजित सियासत चलती है उसमें जनता ने किसको कितना स्वीकारा है ये बात पता लगेगी। ये चुनाव जाटलैंड में भी है। छात्र, नौजवान, राजपूत, गुर्जर, तमाम सारे लोगों का चुनाव है। लेकिन इस चुनाव में एक मुद्दा इस बार गायब है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा पलायन का मुद्दा रहता था। पिछले 4 चुनावों में रहा, लेकिन इस बार के चुनाव में पलायन कोई मुद्दा नहीं रहा। यूपी में मोदी, योगी, भाजपा ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, तमाम संसाधन झोंके हैं और बीजेपी को देखिए हर चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी सफलता मिलती आई है। जब किसान आंदोलन हुआ उसके बावजूद बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीत गई, जबकि लग रहा था कि पश्चिम में अब की बार जाट खाट खड़ी कर देंगे, लेकिन भाजपा उसके बाद वहां चुनाव जीती। तो अब तो माहौल उस तरह का उतना विरोध का नहीं है। और इसी मामले में एक भी कह सकते हैं कि 2022 में तमाम किसानों की विरोध के बावजूद भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई थी, उसके बाद अब की बार जब दोबारा किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और उसको जन समर्थन नहीं मिला, तब उसको देखकर शायद जयंत चौधरी ने मन बनाया कि अब भाजपा में चले चलो, अब विपक्ष में ज्यादा कुछ होना नहीं है। हो सकता है वो इस वजह से भी गए हों। ब्रजेश जी, मायावती के लिए कहा जा रहा था कि वो बहुत ऐसी टिकट दे रहे हैं जिससे तहलका मच जा रहा है, भाजपा और सपा दोनों को बराबर डेंट लग रहा है। लेकिन अब उन्होंने तेजी से अपने टिकट बदलने शुरू कर दिए हैं, तो उसमें लोग आकलन कर सकते हैं कि वहां पर कहां पर वो क्या कर रही हैं। आजम खां और उनका परिवार इस चुनाव से गायब है, लेकिन इस चुनाव को वो प्रभावित कर सकता है। सपा के लिए आजम खां की नाराजगी की चर्चा है, वो कितना नुकसान करेगी। एसटी हसन को लेकर अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि हम मनाएंगे उनको, लेकिन रुचिवीरा को अच्छा, उनका जितिन प्रसाद का चुनाव कैसा है? वहां कैंपेनिंग दोनों दलों की कैसी रही? किस तरह का फीडबैक पीलीभीत से? देखिए, चुनाव बहुत कांटे का है पीलीभीत में, और प्रत्याशी भी वहां पर समाजवादी पार्टी ने जातीय आधार पर मजबूत प्रत्याशी दिया। जितिन प्रसाद को वहां ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो उनका केंद्र में मंत्री बनना तय है, क्योंकि वो पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में मंत्री है ही। अगर हार जाएंगे तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये और एक दिलचस्प और चुनाव हो रहा है मुजफ्फरनगर में, बहुत ही एसिड टेस्ट टाइप का है। वहाँ पर जाट, राजपूत, गुर्जर और जाटों में भी जो मलिक और बाल्यान, इन सब के बीच बड़ा एक असामान्य वातावरण मुजफ्फरनगर में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ वहाँ के चुनाव में? देखिए, मुजफ्फरनगर का चुनाव महेंद्र सिंह चौधरी, महेंद्र सिंह टिकैत की जन्मस्थली, कर्मस्थली है। किसानों के आंदोलन का सूत्रपात वहीं से होता रहा। उसके बावजूद वहां पर बीजेपी लगातार जीती है। इस बार लड़ाई कांटे की है और गुटबाजी भी है, कुछ क्षत्रिय समाज की नाराजगी की भी चर्चा आई है, लेकिन अब वो सब मतदान में पता चलेगा कि वहां पर कौन जीतेगा हारेगा। ये जरूर है कि सहारनपुर में कल प्रियंका गांधी ने एक बड़ा रोड शो किया है। देखिए, चुनाव जिस तरह से लड़ा जा रहा है उसमें यह साफ है कि कहीं कहीं ये त्रिकोणीय है, कहीं कहीं सीधा मुकाबला है जी। और मायावती और अखिलेश यादव के अलग होकर चुनाव लड़ने से इस चुनाव में कहीं कहीं पर यह निर्णय ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए फायदेमंद बहुत साबित नहीं हुआ। अखिलेश और मायावती जब मिलकर लड़े थे तब बीजेपी ने ज्यादा अच्छा मुकाबला किया था
वैसे जी कंक्लूड करें इस जी। देश में गरीब आदमी के लिए चुनाव आते और जाते रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा आया, तरक्की की बातें आती हैं, लेकिन टिकट हमेशा जातियों के आधार पर दिए गए। हरिओम पवार की एक रचना है, सुनिएगा, कि भूख का निदान झूठे वादों में नहीं, भूख का निदान जादू टोनों में नहीं, भूख का निदान कर्मधारों में से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है और गरीबों की देखभाल सिंहासन का पहला धर्म है। इस धर्म के पालन में जिस किसी से चूक हो उसके साथ हमेशा मुजरिमों जैसा सुलूक हो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जी, इस इलाके की जो 8 सीटें हैं उनमें 7 पे आपकी पार्टी लड़ रही है। लास्ट टाइम आप 3 सीटें जीत कर आए थे। इस बार जब आप आरएलडी के साथ हैं, आप वहाँ अपने लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल मिलकर 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट बिजनौर से चंदन चौहान जी आरएलडी लड़ रहे हैं। और 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये मानकर विश्वास करके चल रही कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत। रही बात सीएसडीएस के सर्वे में खुलासा हुआ था, आप देखे होंगे उस समय 2014 में भी 77% जाट समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 2019 में यह वोट परसेंट 91% हो गया था और 2022 के भी विधानसभा चुनाव में भी लगभग 80% के तकरीबन जाट समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अब मैं कहूंगा बीरेन जी की उन बातों से लेकर के निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल आरएलडी को क्यों वहां सीटें मिलने जा रही, इसका मेन कारण है कि पहले की सरकारों में मनोरंजन दल कहिए, मनोरंजन दल, डिबेट में डिस्कस करिए, मैं आपको समझ नहीं, मनोरंजन दल नहीं, प्लीज फिर आपके बीच में भी मनोरंजन दल कहिए। इनका माइक बंद कर दे, आपको माइक बंद गलत डिबेट मेरा ही माइक होगा, एसएन सिंह तो उनका भी मैंने बोला। आप अगर डिबेट को जब किसानों की बात उनको भी समझाया, आप रुक जाओ, इस तरह डिबेट नहीं करते, 1 बाय 1 बोलने को कहा, मैं समझ दूंगा आप अपनी बात। मनोरंजन दल कहें अगर हिम्मत हो तो आप 1 सेकंड रुक जाओ, कोई भी 1 सेकंड आदमी देश का बोलिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बहुत अच्छी आपको समय दूंगा, आप अपनी बारी बोल लेना जो बोलना। प्रधानमंत्री के पद के लिए जब सोनिया जी का चयन हो रहा था, स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कभी विदेशी मूल के नागरिक को भारत में कोई उनको समर्थन नहीं देगा। आप ये बताओ कि बीजेपी क्या इस त्रिकोणीय मुकाबले से टेंशन में है जो बीएसपी और ये लोग मिलकर आपको दे रहे हैं? देखिए बीएसपी की प्रेजेंस को आप कमजोर आंक रहे हैं क्या? नहीं, देखिए हर पार्टियों का अपना नीति निर्धारण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीति निर्धारण के बल पर ही 2 सीटों से बढ़ते हुए आज इतनी बड़ी पार्टी हो गई है। क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल पर बैठ के सिर्फ गाली देने का कार्य करते हैं। हम जहां भी हारे थे वहां पे भी कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, विकास करके, लोगों को भागीदार बना के भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे, पहले कही जाती थी भला जाति की पार्टी है, भला धर्म की पार्टी है, लेकिन आप देखे होंगे उसी रामपुर में जब उपचुनाव होता है तो सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपने डिबेट में अभी दूसरे राउंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कोट किया कि जाटों का 80% वोट आपको 2022 में मिला था, बोला आपने? जी मैंने बोला। तो फिर ये बताइए कि फिर जयंत चौधरी से हाथ मिलाने का फायदा क्या हुआ आपको जब 80% ऑलरेडी है? देखिए आप हमारे मित्र हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी टिप्पणी करने के लिए। हमने कहा सहयोगी को हम गिफ्ट नहीं, आप कह सकते हैं, आप पत्रकार हैं। पहले बार में मैं यही कहा था कि चूंकि आपने केवल अभी चुनाव पे पूछा तो हमने चर्चा किया, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है। मैं रोहित जाखड़ को रोहित को स्क्रीन पे लाइए। सम्मान सभी जो हमारे सहयोगी हैं उनके दम पर मिलकर, और मैं कह रहा हूं कोई भी चुनाव जीतने के उस समय के हिसाब की रणनीति होती है, उस रणनीति के मैं आप सबसे निवेदन करूंगा अपनी अपनी बारी बोलेंगे, हम डिबेट बहुत बेहतर करेंगे। धन्यवाद। हमारा सहयोगी है जो हमारा सम्मान है, जिसको साथ लेकर चलकर भारतीय जनता पार्टी 8 में 8 सीटें। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा अपनी अपनी बारी बोलें ताकि दर्शकों तक आप क्या कह रहे हैं वो बात आसानी से पहुंचे, क्योंकि आप अपनी बात कहेंगे तभी तो कल वोटिंग होगी, लड़ेंगे तो थोड़ी वोट मिलेगा। मैं रोहित जाखड़ को आमंत्रित करता हूं। रोहित, आपको बीजेपी का साथ पाकर आप अपने को कुछ ताकत आपने अधिक महसूस की? आपको लगा कि बीजेपी के साथ आ जाने से आरएलडी की ताकत बढ़ गई? ब्रजेश जी देखिए,
22 के चुनाव और 22 का परिणाम आपने देखा, 17 का देखा, 14 का देखा, 19 का देखा। हम लगातार संघर्ष करते रहे और 22 में 17 से बेहतर परिणाम आया और अब 24 में 22 से बेहतर परिणाम आएगा। हम अपनी मेहनत पे विश्वास कर रहे हैं और निश्चित ही अपनी मेहनत के बल पे हम कह सकते हैं कि 2019 के सापेक्ष 24 में बेहतर परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेंगे। मैं भविष्य ज्ञाता तो हूं नहीं, लेकिन निश्चित मैं आपसे कह रहा हूं पर मेरे पूरे सवाल को मैंने पूछा मेरठ पर, आपने मुझे डाइवर्ट कर दिया मुजफ्फरनगर की तरफ। मैंने तो ये पूछा कि बीजेपी से हाथ मिलाए हो, आप खुद ताकत महसूस हो रही है या नहीं? बिल्कुल ताकत महसूस हो रही है और आप 4 जून को इस ताकत को परिणाम में बदलते देखेंगे। पर हमारे दोस्त तो कह रहे हैं कि 80% और इसके पहले 91% तो पहले से था। आपके आने से क्या खास मतलब सिग्निफिकेंट क्या रहा? ये मेरा ऐसा है, एसएन सिंह क्या कह रहे हैं ये जाने या भारतीय जनता पार्टी जाने। मैं राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष रख रहा हूं, राष्ट्रीय लोकदल के सापेक्ष अपनी बात कहूंगा और जो कहूंगा वो तथ्यों के आधार पर कहूंगा। मेरे काबिल दोस्त कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में काफी चुटकी ले रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं चुटकी नहीं ले रहा हूं, मैं चुटकी नहीं ले रहा हूं। आप सुन लो, बीजेपी ने कहा कि जयंत चौधरी और बीच में बोलने की आदत है। रुक जाओ, मैं चुटकी क्यों लूंगा भैया? ये कोई सड़क मोहल्ले की डिबेट नहीं है। आप जितना बोलोगे उतना आपका टाइम कटेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। आप बोलिए, कंटिन्यू। 20 सेकंड बचे आपके पास। अवस्थी साहब ये बता दें, जब श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा हुई जी और जयंत चौधरी जी सदन में खड़े होकर बोलना चाहते थे। थैंक यू सर, आपका टाइम समाप्त। मैं समाजवादी पार्टी को आमंत्रित कर। थैंक यू रोहित जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस इलाके में आपके जिस तरह की गुटबाजी, या जैसे अभी वीरेंद्र जी भी बता रहे थे कि बिना आजम खा के वहां आपका सब सुना है और आपने कोई वैकल्पिक इंतजाम भी वहां नहीं किए। विजय जी, आपके सम्मानित चैनल पर मैं एक बात जोर कहना चाहता हूं कि कल लोकतंत्र का पर्व है। आपको जिसको भी वोट देना है, आप लोग वोट कास्ट करने जोड़ जाइए। आप लोग निकलिए सभी लोग, और जिस दल को भी आप वोट देना, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको दीजिए उसको दीजिए। आप ही कह रहे थे उदासीन है मतदाता, निकले तो मैं निकलो घर से। उदासीन इन्होंने कहा ना, उदासीन क्या कहा था? उदासीन है, उदासीन घर से निकलो। देखिए विजय जी, आप मेरी बात नहीं समझे। तो मैंने इसलिए उदासीन कहा कि जब सरकार से अगर संतुष्ट होती जनता, तो कल जब वोट डालेगी तो आपने देखा होगा, थोड़ा सा पहले अगर जाइए तो 5 राज्यों के जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा हो किस तरीके से जनता परिवर्तन लेकर के आई। तो आज भी परिवर्तन की लहर बह रही है जब जनता जाएगी, सामान्य जनता। क्योंकि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम मोदी से लड़ रहे हैं। क्या सुरक्षा कोई मुद्दा है? कानून व्यवस्था मुद्दा है? गन्ना मुद्दा बना? शिक्षा मुद्दा बना? रोजगार कोई मुद्दा बना है? स्वास्थ्य इश्यूज को लेकर आपने ही तो कहा कि ये जनता चुनाव लड़ रही है। हम भी तो बार बार ये कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विपक्ष के लोग मोदी से लड़ रहे हैं। अरे मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो मुद्दों से लड़ रहे हैं इनके। हम तो ये लड़ाई जो है मुद्दा वर्सेस इंडिया ब्लॉक है और मुद्दा वर्सेस जनता है। तो आरएलडी को क्या ये कह रहे हैं कि हम तो 80% पहले से था, 91 था। आपके साथ जुड़े थे तो आरएलडी वाले आपको क्या मतलब, आपने क्या महसूस किया था? इनमें कितनी राजनीतिक ताकत, क्षमता, मैं बार पॉलिटिकल पोटेंशियल कितना है? बार चिल्ला के मैं कहता हूं कि जो 2 सीटें इनको मिली हैं, ये हारेंगे तो भी इंडिया ब्लॉक का फायदा, जीतेंगे तो भी इंडिया ब्लॉक का फायदा। आप देखिएगा। और ये लोग वहां पे जाकर के पूरी तरीके से फंस चुके हैं। थैंक यू। ऑल राइट, अंशु आप बोलो, क्या था? क्यों सब में इंटरप्ट कर रहे थे? बोलिए। नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं जो प्रथम चरण का चुनाव है, 8 सीटें हैं, जिसमें आप एक सीट पे लड़ रहे हो। हाँ, हम एक सीट पे, हमारा गठबंधन लड़ रहा, हम एक सीट पे नहीं लड़ रहे। हमारा गठबंधन 8 सीट पे लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन। और जहां एक जगह भी नहीं गए आप। हम लोग भले इधर नहीं, बिल्कुल हर जगह आप बताइए, ज्वाइंट रैली कहाँ हुई? हर जगह एक सीट का नाम बताओ कि ज्वाइंट रैली। हमारा एक कार्यकर्ता हर जगह गया है, एक जब जवाब नहीं होता तो कार्यकर्ताओं की आड़ ली जाती है। ब्रजेश जी देखिए, जब आपने ही इस बात को कह दिया जनता चुनाव लड़ रही है, उसका कारण है कि जो 400 का नारा दिया गया, जनता को यह बात समझ में आ गई ये नारा क्यों दिया गया। तो आप क्यों नहीं गए लोगों के बीच? मोदी की गारंटी, जनता लड़ रही तो आपको जाना चाहिए था। मोदी ने गारंटी दी है कि 400 सीट दोगे तो ये संविधान समाप्त करेंगे, आरक्षण समाप्त करेंगे, किसानों के अधिकारों की जो लड़ाई विपक्ष के नेता बोल रहे, अभी तो ईडी का सम्मन भेज रहे, फिर जेल डालेंगे।
तो जो ये सारी बातें सर्कुलेट हुई, लोग इसीलिए न्यूट्रल हैं। तो क्या और आप एक प्रेस देखिएगा कल जम के वोट होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने मात्र से आपको ऐसा लगता है कि जनता निहाल हो जाएगी और जाके आपके लिए बटन दबाएगी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता चुनाव, एक कोई ज्वाइंट रैली नहीं, एक कोई ज्वाइंट पॉलिटिकल कैंपेन नहीं, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रजेश जी, क्या समझते हैं आप लोग पब्लिक को? देखिए, आपने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका जी का जो रोड शो जिसमें लाखों लाख लोग थे, एक सीट पर मैं जवाब दे रहा हूं, 1.5 घंटा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हमने लगातार मुद्दे उठाए और आप जो बार बार सवाल कर रहे थे, तो हम कहां रैली करेंगे, कहां नहीं जाएंगे, ये हमारी रणनीति और स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये कौन सी रणनीति के पूरे कैंपेन से गायब और कह रहे हमारी 4 जून को आपको पता चलेगा। फिसल गए तो हर बारे में इस बारे में 4 जून को आपको बताएंगे। जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, ठीक है, एमएच खान को लाया जाए। एमएच खान, 8 की 8 सीटें धन्यवाद, गठबंधन जीतेगा। एमएच खान जी को लाया जाए। एमएच खान साहब, देखिए, विपक्ष में समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई पार्टी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैंपेन में दिखी नहीं। अब जब मैं इनसे पूछ रहा हूं अंशु अवस्थी से कि एक ज्वाइंट कैंपेन बताओ, ये बताओ, तो ये कह रहे हैं हमारी रणनीति है 4 तारीख को बताएंगे। आप भी यही समझते हो या इससे अलग? नहीं मिश्रा जी, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जनता को कोई संबोधन नहीं है। जनता, आम जनता, गांव की जनता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े सुनती है। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि त्रिकोणीय लड़ाई है, और पीलीभीत में अनीस खान लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, पूर्व मंत्री हैं, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी। तो अब अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि एसटी हसन को अखिलेश यादव जी ने कहा मनाएंगे, तो है तो कहीं न कहीं मर्मरिंग है कि नहीं है। अब दूसरी बात, ये सुशील दुबे जी पता नहीं बीएसपी को क्या कह रहे हैं कि इसमें नहीं, वो नहीं, और इनके नेता जो थे पहले वो बीएसपी में ही थे। ये कौन से दोस्त थे इनके? नेता तो नहीं थे, दोस्त। कौन सा प्रेस में दोस्त थे? अब वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है। दोस्त नहीं थे, प्लीज वेट, दोस्त नहीं थे, पैसा देते थे वो, ये इनको पैसा देते थे बाकायदा। ऐसे मत बोलो खान साहब, नो पर्सनल एलिगेशन प्लीज, नो पर्सनल एलिगेशन, नहीं पर्सनल कोई टिकट टिप्पणी। 500 एकड़ इनके खेत पुदीना लगा हुआ है ना, इनको तो पुदीना लगाना 500 एकड़, इनको पुदीना लगाना 500 एकड़ के घर में। बोलने दो उसको, बोलने दो। नहीं प्लीज, आप सही बोलने दो। खान मैं खान को जानता हूँ, मेरे साथ रहेंगे। अरे आप रुक जाओ, तो मानते तो बड़े भारी रुक जाओ प्लीज। आप किसी पार्टी को आप ऐसे कह देंगे? हम पत्रकार, धन्यवाद, प्रवक्ता बिके हुए नहीं है। 1 सेकंड रुको खान साहब, रुक जाओ। अब आप बोलिए आराम से, धैर्य के साथ, बिना गुस्सा के। खान साहब धन्यवाद। नहीं, गलत बात करेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। मास्टर, मैं कभी नहीं बता दें किस प्रेस कह रहा आदमी मरे एक स्वर्गीय व्यक्ति के लिए कि पैसे देते थे, ये नहीं पैसे लेते हैं। ये क्या पानी पी के जिंदा है? ये खाना नहीं खाते हैं? बोलो मुझे आप बिल्कुल पैसा लेते थे। आप झूठ मत बोलिए। तुम भी कौन कहता हूँ, तुम्हारा कितना पुदीना बुआ हुआ है? जिंदा व्यक्ति से लेते थे, मैं लेता था, मैं अपने अखिलेश दास जी से पैसा लेता था, आज तक ले रहा हूँ। और बताओ मुर्शद खान, तुम बताओ, तुम कहाँ उठा रहे हो? तुम कहाँ चक्कर उठा रहे हो? तो बोलो ना, बीएसपी में थे वो करते हो यूं करके, वो कहाँ उठा रहे हो? तो अपनी बताओ, ये दाढ़ी लगाए जो अपनी बताओ ना, अपनी बताओ, तुम कहाँ वो उठा रहे हो? जिसमें लेटते हो लंबे लंबे करके, लंबी दाढ़ी। अरे कितनी उम्र तुम्हारी होगी? तुम 70 साल के थोड़ी हो गए हो। हमको क्या करो, तुम्हारे साथ हम काम किए हैं। अरे आदरणीय अखिलेश दास क्या तुम झाड़ू लगाते थे? आदरणीय अखिलेश दास क्या तुम सड़क पे खड़े होके हमसे भीख मांगते थे, हमसे मिले? तुमको नहीं देखा है अखिलेश दास जी घर पे? तुमको देखा है अखिलेश दास जी घर पे? तुमको देखा है खान? तुमको देखा है मैंने अखिलेश दास जी घर पे भीख मांगते हुए, पैसे मांगते हुए। बीएसपी में थे तुम, हम भी थे। तुमको भी 10 साल से पत्रकार हूँ, अखबारों का संपादक रहा हूँ। सुनिए, मैं ब्रजेश मिश्रा देश आराम से बात नहीं है। ऐसा इतना हल्का आदमी है ये, इतना हल्का आदमी है ये, हमारे दाढ़ी दिखा रहा था, कैसे काले दिमाग का आदमी है ये। मुसलमानों का नुकसान यही कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीएसपी में मुसलमानों का नुकसान यही कर रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह का आचरण उचित नहीं है। आप लोग संयम बरतें, आप लोग सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं। इस तरह का आचरण जनता के बीच गलत संदेश देता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। कल मतदान है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जितने भी 8 सीटों के मतदाता हैं, इन 9 जिलों के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो निकले, वोट करें और अपना मतदान ज़रूर करें। बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा।
बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। दादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ले लिया है प्रण प्रचंड, मतदान करेगा उत्तराखंड। देश की सरहद पर जैसे हर एक जवान जरूरी है, खेतों की हरियाली जैसे बिना किसान अधूरी है। बिना वोट के देशभक्ति भी होती